दोस्तों आज की खबर, यमन वालों ने कमाल कर दिया। अमेरिकी एक महंगी ड्रोन को पकड़ लिया है और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी बात कही है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे हूतीज की। हूतीज ने एक बार फिर से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का यह छठा MQ-9 रीपर ड्रोन है जो हूतीज ने पिछले 6-7 महीने में मारा है। इतने MQ-9 रीपर ड्रोन को अभी तक कोई भी देश नहीं मार पाया है। नहीं। आपको पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका का यह ड्रोन काफी खतरनाक है और दुनिया का सबसे महंगा ड्रोन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ड्रोन पर हमला करना, इसको पकड़ना अच्छे देशों की बस की बात नहीं है। लेकिन हूतीज ने कमाल करते हुए पिछले 6 से 7 महीने में तकरीबन 6 MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। और इस बार ये जो छठा MQ-9 रीपर ड्रोन मारा है, ये सिर्फ मारा ही नहीं है बल्कि इसको अपने कब्जे में भी ले लिया है। कब्जा कर लिया। जब हूती अटैक करते हैं ड्रोन पर तो ड्रोन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है, फट जाता है। लेकिन इस बार ऐसा अटैक किया कि ड्रोन नीचे आकर गिरा और पूरा का पूरा सही सलामत है। पीछे का हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हुआ है, बाकी पूरा ड्रोन सही सलामत है और हूतीज ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। हूतीज ने इस ड्रोन पर जो हमला किया वो अपनी ZU-22 एंटी एयरक्राफ्ट गन से किया। पीछे के हिस्से में यह अटैक हुआ जिसके बाद ड्रोन नीचे आकर गिरा और हूतीज ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। अब इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि अमेरिका किस टेक्नोलॉजी का इस ड्रोन में इस्तेमाल कर रहा है, इसका पता अब ईरान जैसे देशों को चल सकता है। पता चल। ईरान भी बहुत सारे हथियार बनाता है, बहुत सारे ड्रोन बनाता है। अमेरिका अपने इस MQ-9 रीपर ड्रोन में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, क्यों इसको इतना ताकतवर माना जाता है, अभी तक किसी को नहीं पता था। लेकिन अब ये सही सलामत जो ड्रोन हूतीज ने अपने कब्जे में किया है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी का पता अब ईरान को चल सकता है। और हो सकता है कि ईरान भी कुछ इसी तरह का खतरनाक एक ड्रोन तैयार कर ले। अभी तक इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी का पता इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि अमेरिका के अलावा ये किसी के हाथ नहीं लगा था। पहले इस ड्रोन पर जो हमले हुए हैं, हमलों से पूरी तरह से तबाह हो जाता था, टेक्नोलॉजी का पता नहीं चल पाया। अब कुछ हो सकता है। दोस्तों ये काफी महंगा ड्रोन है। हूतीज अब तक अमेरिका के 6 ड्रोन को मार चुके हैं और इनकी कीमत होती है 19 करोड़ 20 लाख डॉलर। इंटू कर लेना कितना पैसा होता है। तो हूतीज ने अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान सिर्फ ड्रोन मार कर दिया है। बाकी हूतीज जो मिसाइलें छोड़ते हैं उनको रोकने के लिए जो भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका करता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि 1-2 मिसाइलें छोड़ी हो, हर रोज हूतीज अटैक करते हैं और हर रोज जो युद्धपोत अमेरिका के मौजूद हैं उन मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी तरफ से मिसाइलें छोड़ते हैं। अगर देखा जाए ना तो इजराइल का गाजा के अंदर जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका लाल सागर में अपना कर चुका है। क्योंकि हूतीज एक बहुत सस्ती सी मिसाइल छोड़ते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत महंगी भारी भरकम मिसाइल छोड़ी जाती है। हूतीज के स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कल रात स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों ने मिसाइलों और ड्रोनों से 3 समुद्रों में 6 जहाजों को निशाना बनाया। लाल सागर के अंदर थोक वाहक लैक्स को निशाना बनाया गया, मारा गया और काफी हद तक उसे डैमेज कर दिया गया। थोक वाहक मोरिया को निशाना बनाया गया, थोक वाहक सिलाडी को भी निशाना बनाया गया। अरब सागर की तरफ चलें तो अमेरिकी बल्क कैरियर अल्वा को निशाना बनाया गया, अमेरिकी कंटेनर जहाज मार्सक हार्टफोर्ड को निशाना बनाया गया। भूमध्य सागर की तरफ चले तो ऑयल टैंकर मिनर्वा एंटोनियो को निशाना बनाया गया। इन सभी जहाजों पर हूतीज ने अटैक इसलिए किया क्योंकि ये सभी जहाज इजराइल से लिंक थे। इनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन कोई नहीं रोका, जिसके बाद हूतीज ने मिसाइलों और ड्रोन के द्वारा इस पर अटैक किया। कुछ मिसाइलों ने और ड्रोन ने जहाज को हिट किया, बाकी को रोक लिया गया और रोकने में भारी भरकम नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का हुआ। कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है। वैसे जो बात कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कही है और जो बात उन्होंने सोची है, इस तरह की सोच अगर इस्लामिक देश बना लें, सॉरी इस्लामिक देश नहीं, मुस्लिम देश इनको कह सकते हैं, अगर ये देश अपनी सोच ऐसी बना लें तो शायद गाजा का कुछ हो सके। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अपनी सेना को गाजा के अंदर तैनात करने के लिए तैयार हैं। एक शांति सेना का गठन करके गाजा के अंदर भेजा जाना चाहिए। तो पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करने के लिए कोलंबिया तैयार है और अपने सैनिक भी उसमें भेजने को तैयार है। सलाम है इन देशों को यार, कोलंबिया हुआ, ब्राजील हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, नॉर्वे, आयरलैंड, ये तमाम देश
खुलकर सपोर्ट में आ रहे हैं, खुलकर मान्यता दे रहे हैं, खुलकर बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि मुस्लिम देश, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वैसे एक बार कहा था कि मैंने मुस्लिम लीग के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम अपनी सेना को, शांति सेना को गाजा के अंदर तैनात कर दें, सभी देश मिलकर। तो कई सारे अरब देशों ने कहा नहीं भैया, हम नहीं भेजेंगे, हम अपनी सेना को गाजा के अंदर तैनात नहीं करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान कल फिर काफी ज्यादा चीखे हैं इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। लेकिन चीखे कहां पर हैं? अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर, अपने ही लोगों के सामने, अपने ही मीडिया के सामने। बस अपने लोगों को खुश कराने के लिए अपनी मीडिया के सामने चीख लेते हैं और उसके बाद आराम से बैठकर गाजा की तबाही देखते हैं। अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, इजराइल को बुरा कह रहे हो, इससे इजराइल के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है? अरे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात ना मानता हो वो तुम्हारी बात क्या मानेगा? कल इन्होंने कहा कि देखिए, गाजा में इजराइल के नरसंहार अभियान पर चुप रहने के लिए अमेरिकी और यूरोपीय सरकारों की हम निंदा करते हैं। नेतन्याहू एक पिशाच है जो खून पीता है। रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामिक दुनिया से कहा, इस्लामिक देशों के नेता से कहा कि इजराइल पर संयुक्त निर्णय लेने के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया के लिए और क्या होने की आवश्यकता है? मैं कसम खाता हूं कि अल्लाह हम सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा, बिल्कुल जिम्मेदार ठहराएगा। रजब तैयब एर्दोगान कसम तो खा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें इस्लामिक देशों से कह रहे हैं कि कब आप इकट्ठा होकर गाजा के लिए कुछ करेंगे। नहीं। अरे आप तो आगे आए, आप तो मिसाल बनाए कम से कम। 40% जो तेल अभी भी अजरबैजान से, आपके देश से होता हुआ इजराइल तक पहुंच रहा है, रजब तैयब एर्दोगान उस पर भी रोक नहीं लगा पाए। और ये वही तेल है जो इजराइल अपने लड़ाकू विमानों में डालकर रफा के ऊपर हमले कर रहा है। जो टैंक लेकर चल रहा है उसमें वही तेल डाल रहा है। उसका 40% हिस्सा तुर्की से होकर आ रहा है। अजरबैजान, तुर्की और इजराइल एक पाइपलाइन के जरिए। तुर्की उस पर रोक नहीं लगा पा रहा है। व्यापार बंद करने के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन अभी भी जहाज इधर से उधर जा रहे हैं। इजराइल और तुर्की की बंदरगाहों पर सब कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरे इस्लामिक देशों से कह रहे हैं कि आप कब इकट्ठे होंगे गाजा के लिए। रजब तैयब एर्दोगान अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ऐसी बातें करते हैं मानो ऐसा लगता हो कि सबसे ज्यादा दुनिया में गाजा की किसी को फिक्र है तो इन्हीं को है, और गाजा के लिए सबसे ज्यादा काम कोई कर रहा है तो यही कर रहे हैं। और इनसे ज्यादा अच्छे तो दूसरे देश हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति दिल से गाजा के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। खबर ब्राजील से आ रही है, ब्राजील ने भी गाजा के सपोर्ट में ऑफिशियली तौर पर इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ब्राजील पहले ही कह चुका है कि हम अपने सारे रिश्तों को बहुत जल्द इजराइल से खत्म कर देंगे और खत्म कर भी दिए हैं, और अब अपने राजदूत को ऑफिशियली वहां से वापस बुला लिया है। तो ऐसे तोड़े जाते हैं संबंध। सऊदी अरब के किंग ने फिलिस्तीन के तकरीबन 1000 परिवार जिनके लोग शहीद हो गए हैं, उनके घर में कुछ लोग जो बचे हैं, उनको इस साल हज करने के लिए मेहमानों के तौर पर आने का आदेश दिया है। यानी गाजा के वो परिवार जिनके लोग इस जंग में शहीद हो गए हैं, तकरीबन 1000 परिवारों के लोग फ्री में हज इस बार कर सकते हैं। ये बाकायदा आदेश सऊदी की किंग की तरफ से दे दिया गया है। कहा है कि आप मेहमान के तौर पर यहां पर आएं, हज करें और हम आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। फिलहाल गाजा के लोगों को इस वक्त इस तरह की मेहमान नवाजी और तोहफों की जरूरत नहीं है। इस वक्त उनको अपनी जगह बचाने की जरूरत है। उस जगह को सुरक्षित करने के लिए इन देशों को कुछ करना पड़ेगा। बाकी क्या ही कहें। दोस्तों, हमारे रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।